बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे सियाचिन ग्लेशियर का दौरा। थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत भी होंगे साथ। रक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। सियाचिन की परिस्थिति और रक्षा चुनौतियों के बारे में लेंगे जानकारी। रक्षा मंत्री के कश्मीर दौरे से पहले सुरक्षा बलों को अहम कामयाबी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की इफ्तार पार्टी के मेहमानों से बदसलूकी पर भारत ने जताया कड़ा विरोध। घटनाओं की तत्काल जांच और नतीजों को साझा करने की कही बात। कहा उच्चायोग के अधिकारियों और राजनयिकों को कामकाज करने से रोकने का द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ेगा असर। देश के ज्यादातर राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। राजस्थान के चूरू में 48.9 डिग्री पहुंचा पारा। गर्मी से अगले 2 दिन तक राहत की उम्मीद नहीं। जारी रहेगा लू का सितम। 7 जून तक केरल तट पर पहुंचेगा मॉनसून। और विश्व कप क्रिकेट में बांग्लादेश ने पहले ही मैच में किया बड़ा उलटफेर। दक्षिण अफ्रीका को 21 रनों से दी मात। साउथ अफ्रीका की लगातार दूसरी हार। पाकिस्तान और इंग्लैंड की भिड़ंत आज। रक्षा मंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद राजनाथ सिंह आज अपना पहला आधिकारिक दौरा सियाचिन का करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ इस दौरे पर थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत भी रहेंगे। केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल में राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री का जिम्मा दिया गया है। यहां के वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद वो जवानों से मुलाकात करेंगे। राजनाथ सिंह सियाचिन में सैनिकों और अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात सैनिकों की समस्याओं से रूबरू होंगे। सियाचिन का आधार शिविर करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर है और इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी 23,000 फीट है। सर्दियों में यहां तापमान जमाव बिंदु से 70 डिग्री नीचे पहुंच जाता है। राष्ट्रीय राजधानी से बाहर रक्षा बेस पर यह उनकी पहली यात्रा होगी। राजनाथ सिंह यहां वरिष्ठ अधिकारियों से सियाचिन की परिस्थिति और रक्षा चुनौतियों के बारे में जानकारी लेंगे। सियाचिन का दौरा पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और निर्मला सीतारमण ने भी किया था। युद्ध परिस्थितियों के लिहाज से सियाचिन रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण है और उतना ही दुर्गम भी। हिमालयन रेंज में मौजूद सियाचिन ग्लेशियर की गिनती दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के तौर पर होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद सियाचिन का दौरा किया था। और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कश्मीर दौरे पर पहले सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जम्मू और कश्मीर के शोपियां जिले में आज तड़के सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। खबरों के मुताबिक ये मुठभेड़ जिले के मोलू चित्रगाम इलाके में हुई। मुठभेड़ आधी रात के आसपास शुरू हुई जब 44 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों के ऊपर आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सेना ने भी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया जिसमें 2 आतंकवादी मार गिराए गए। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर रखा है और सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं इस्लामाबाद स्थित भारतीय दूतावास में आयोजित इफ्तार पार्टी के मेहमानों को पाकिस्तानी प्रशासन की ओर से रोके जाने के मामले का भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। पाकिस्तान ने भारत सरकार को इन घृणित घटनाओं के संबंध में तत्काल जांच करने और जांच के नतीजों को साझा करने का अनुरोध किया है। भारत ने पाकिस्तान सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि भारतीय राजनयिक अधिकारी अपना कामकाज बिना किसी भय और प्रताड़ना के कर सकें। भारतीय उच्चायोग के मुताबिक मेहमानों को सुरक्षा एजेंसियों के हाथों प्रताड़ना और डराने धमकाने की स्थिति का सामना करना पड़ा। भारत ने कहा है कि भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों और राजनयिकों को कामकाज करने से रोकने का द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ेगा। भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि यह राजनयिक मानदंडों का पूर्ण उल्लंघन है। इफ्तार से एक दिन पहले पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आमंत्रित लोगों से पूछताछ की गई ताकि वो इस कार्यक्रम में हिस्सा ना ले सकें। कुछ मामलों में मेहमानों की गाड़ियां भी उठा ली गई।
उच्चायोग ने कहा कि इफ्तार पार्टी में 300 से ज्यादा मेहमान शामिल नहीं हो सके, जिसमें सांसद, सरकारी अधिकारी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग आमंत्रित थे। और हमारे विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश, भारत ने कहा है कड़ा विरोध जताते हुए कि घटनाओं की जांच हो और जो भी नतीजे आए उन्हें साझा किया जाए। क्या अब तक पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि पाकिस्तान ने सोच समझ के काम किया है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि भारत का प्रभाव इधर के दिनों में बढ़ा है और जिस तरीके से बिम्स्टेक देशों के राजनेता आए थे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि पाकिस्तान में एक बेचैनी का माहौल है। और इसी बेचैनी के माहौल में एक जो डिप्लोमेट का काम होता है, उस डिप्लोमेट के काम में बाधा डालने की कोशिश की गई है। देखिए, किसी भी देश में जब कोई राजनयिक होता है, राजदूत होते हैं, उच्चायुक्त होते हैं, तो उनका एक बड़ा एक काम का तरीका और काम की जिम्मेदारियां भी होती है कि वहां के देश के लोगों के साथ संपर्क स्थापित करें, एक गुडविल बनाएं। दोनों देशों के बीच में गुडविल बनाने में एक बहुत एक असर होता है। और जो पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट कहते हैं कि पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट करने का भी एक बड़ा जरिया होता है जब किसी पर्व त्योहार के समय आप लोगों को बुलाते हैं। तो इसीलिए अजय बिसारिया जो भारत के उच्चायुक्त है पाकिस्तान में, उन्होंने ये इफ्तार पार्टी आयोजित की गई थी और इफ्तार पार्टी आयोजित में तकरीबन 500 के करीब लोग आमंत्रित थे, जिसमें 130 के करीब लोग ने भाग लिया, लेकिन 300 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाए। और इसकी जो खास बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस्लामाबाद से बाहर से आए थे, लाहौर से आए थे, कराची से आए थे। तो एक पैन पाकिस्तान आप कह सकते हैं कि एक इनविटेशन था, जो हु इज हु है पाकिस्तान के, उनको बुलाया गया था भारतीय उच्चायोग की तरफ से। और यह एक बहुत बड़ा गुडविल जेस्चर होता भारत और पाकिस्तान के बीच में, अगर वो इफ्तार पार्टी में सामान्य तरीके से लोगों को आने दिया जाता। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का संस्थान पाकिस्तान है, जो आईएसआई जिस तरीके से काम करता है, वहाँ की सेना जिस तरीके से काम करती है, एकदम बिल्कुल भारत विरोधी मानसिकता को फैलाने में, तो उसी मानसिकता के तहत ये किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। और ऐसे समय में जब देखिए एक लंबे समय तक दोनों देशों के एयर स्पेस बंद रहे, अब एयर स्पेस खोलने की बात है जिससे दोनों देशों को फायदा होगा। ऐसे समय में यह एक कहे कि संबंधों को एक बिल्कुल डिस्टर्ब करने वाली बात है। जो एक ट्रैक पे आने वाली चीजें आने की है, उस ट्रैक को छोड़ के दूसरे ट्रैक पर ले जाने की बात है। अभी जून के मध्य में भारत पाकिस्तान दोनों के राजनेता रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी जा रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी जाएंगे। एससीओ का समिट होना है। तो एससीओ के समिट के पहले इस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से मुझे लगता है कि बहुत ही गलत संदेश है। और जो एक प्रयास हो रहा है, पूरी दुनिया एक तरीके से प्रयास कर रही है कि इस इलाके में शांति स्थापित की जाए, दोनों देश सामान्य तरीके से व्यवहार करें, उसमें एक बड़ी बाधा पाकिस्तान ने खड़ी की है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, फिलहाल इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आपका। गृह मंत्री अमित शाह कार्यभार संभालने के बाद रविवार को राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल पहुंचे। उन्होंने यहां देश की सेवा करते हुए शहीद हुए पुलिस वालों को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक जाकर उन शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी शहादत दी। उन्होंने कहा कि इन शहीद पुलिसकर्मियों के सर्वोच्च बलिदान के कारण ही भारत सुरक्षित है। गृहमंत्री ने कहा कि वो स्मारक जाकर अभिभूत हुए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय का भी दौरा किया। दिल्ली के चाणक्यपुरी में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक उन 34,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की याद में स्थापित किया गया है जिन्होंने देश के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्राण न्यौछावर किए हैं। इस मौके पर केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा और इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक राजीव जैन भी मौजूद थे। चाणक्यपुरी में 30 फीट ऊंचा ये एकल पाषाण स्तंभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बल और केंद्रीय पुलिस संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को मंत्रिमंडल का विस्तार किया। सभी नए मंत्रियों को राजभवन में शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जेडीयू के 8 विधायकों को मंत्री बनाया है। इनमें नरेंद्र नारायण यादव, श्याम रजक, अशोक चौधरी, बीमा भारती, संजय झा, रामसेवक सिंह, नीरज कुमार और लक्ष्मेश्वर राय के नाम शामिल हैं। अलग अलग कारणों से खाली हुए मंत्रियों के पद भरने के लिए यह विस्तार किया गया है। सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के 2 और एलजेपी के 1 विधायक के सांसद बन जाने के बाद खाली हुए 3 मंत्रियों के पद भी भरे गए हैं। नीतीश मंत्रिमंडल के 3 मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, दिनेश चंद्र यादव और पशुपति कुमार पारस सांसद चुने गए हैं।
कैबिनेट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सहयोगी दलों के बीच सब कुछ सामान्य है। जब अलायंस बनता है उसी समय पार्टियों का नंबर तय रहता है, डिपार्टमेंट तय रहता है, वो पहले ही से तय है। जेडीयू की वैकेंसी बहुत बढ़ी हुई थी, इसलिए हुआ है, और कोई भी वैकेंसी रहेगी वो कभी भी हो सकता है। अभी सिर्फ जेडीयू का ही था, और जिनकी एक आध वैकेंसी है, कम है, इक्का दुक्का है, तो कभी भी हो सकती है। इसलिए उससे इसका मतलब नहीं है। वो हमने पूछ लिया था, तो वो अभी नहीं, फिर आगे कोई वैकेंसी नहीं है, ज्यादा मामूली है। लेकिन जेडीयू का जो सीट था वो बहुत ज्यादा वैकेंट था, शुरू से 5, और उसके बाद इधर आप जानते ही हैं, और उसकी संख्या बढ़ गई 3 और, तो ये 8 हो गया था। अब हाउस आने वाला है, असेंबली, और इतने कम मिनिस्टर रहेंगे, डिपार्टमेंट्स ज्यादा हैं, उसको देखना, हैंडल करना, और हाउस का सेशन शुरू होने वाला है, इसलिए इसको इधर ही कर दिया गया, ताकि एक एक लोग जो नए लोग हैं या पुराने लोग जो फिर से ग्रहण कर रहे हैं पदभार, तो सब अपने विभाग को देख लेंगे उसके बाद, ताकि काम ठीक से हो सके और तेजी से हो सके। यही है। उन्होंने कल ही मुझसे आग्रह किया था कि बीजेपी भी जो है, जो रिक्तियां उसको भर सकती है, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि अभी फिलहाल नहीं भरेंगे, आगे आने वाले दिनों में भरेंगे, और कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल इज वेल जी ने कहा है और 200% कि केंद्र में सरकार में शामिल नहीं होना। मुझे उसके बारे में नहीं मालूम है, उस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो मेरा विषय, आपके मुख्यमंत्री हैं, वो मेरा विषय नहीं है। जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार के अंदर एनडीए 200% एकजुट है, और कल उन्होंने मुझको कहा था कि अगर बीजेपी चाहे तो जो रिक्तियां उसको भर सकती है, लेकिन हम लोगों ने तय किया कि हमारी रिक्तियां बहुत कम हैं, हमारे पहले ही से 13 मंत्री हैं, तो आगे आने वाले दिनों में हम उन रिक्तियों को भरने का काम करेंगे। इसलिए मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कहीं कोई ना कंफ्यूजन है, न कोई विवाद है, न कोई मुद्दा है। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल अध्यक्ष नवीन पटनायक ने रविवार को बीजेपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है और हिंजली सीट को बरकरार रखा है। बीजू जनता दल के महासचिव विजय नायक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बरगढ़ जिले में बीजेपुर सीट से विधायक के तौर पर अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष एसएन पात्र को भेज दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने हाल ही में लोकसभा चुनाव के साथ हुए विधानसभा चुनाव में गंजम जिले के हिंजली के साथ ही पश्चिम ओडिशा में बीजेपुर सीट से चुनाव लड़ा था और वो दोनों ही सीटों पर जीते थे। मुख्यमंत्री ने पहली बार 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा। हिंजली से अपनी सदस्यता बरकरार रखते हुए नवीन पटनायक ने उनके समर्थन के लिए बीजेपुर के लोगों का आभार जताया। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने सभी प्रदेश प्रभारियों को आज दिल्ली में बैठक के लिए बुलाया है। इस बैठक में नवनिर्वाचित सांसदों के अलावा लोकसभा चुनाव में जिम्मेदारी निभाने वाले अहम नेता भी शामिल हैं। बैठक में दिल्ली समेत कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा, ताकि विधानसभा के चुनाव में बीएसपी की अहम भूमिका हो और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सके। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में इस वक्त बीएसपी के कई विधायक हैं, जिसमें राजस्थान और एमपी में तो बीएसपी के गठबंधन से वहां की सरकारें चल रही हैं। इन विधायकों के साथ मायावती पूरी रणनीति बनाकर दिल्ली समेत अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपना पल्ला भारी करना चाहती हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज पार्टी के सभी विधायकों और मंत्रियों की एक अहम बैठक करने वाली हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद होने वाली ये बैठक काफी अहम बताई जा रही है। बैठक में पार्टी के प्रदर्शन के अलावा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होने की पूरी संभावना है। बीजेपी और शिवसेना आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बराबर संख्या में सीटों यानी 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद के लिए लोगों बीजेपी और शिवसेना की स्वाभाविक पसंद है। उन्होंने कहा कि दोनों दल 288 सदस्य विधानसभा में 135 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 18 सीटें अन्य सहयोगी दलों के लिए छोड़ी जाएंगी। आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
गोमतेश्वर कर्नाटक में श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर स्थित भगवान बाहुबली को समर्पित 57 फीट ऊंची ये मूर्त है कर्नाटक शिल्प कला का शाहकार। भारत के 7 अजूबों में होता है इसका शुमार। इतनी बुलंद कि 30 किलोमीटर दूर से भी आप कर सकते हैं इसका दीदार। हर 12 साल में होता है बाहुबली का महामस्तकाभिषेक। भक्त करते हैं दूध, केसर और सोने के सिक्कों से इनका श्रृंगार। Tales that inspire. Stories of social change. A salute to diversity. Promoting public discourse. Events that motivate. Inspiring the innovative spirit. Watch Rajya Sabha television documentaries. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक समीक्षा नीति कमेटी की आज से बैठक शुरू हो रही है और इस बैठक में ब्याज दरों में कटौती को लेकर चर्चा हो सकती है। साथ ही कुछ अन्य फैसले भी लिए जा सकते हैं। वित्त आयोग आज से 5 जून तक यानी 3 दिवसीय मेघालय के दौरे पर रहेगा। दौरे का मुख्य उद्देश्य वित्तीय अंतरण के लिए केंद्र सरकार के समक्ष अपनी सिफारिशें पेश करने से पहले राज्य की वित्तीय स्थिति के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करना है। राज्य के दौरे के दौरान वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह और इसके सदस्य मेघालय के मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्रियों के साथ मेघालय सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठकें करेंगे। आयोग इस दौरान मेघालय के ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों, शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों और व्यापार और उद्योग निकायों के प्रतिनिधियों के साथ भी अलग अलग बैठकें करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों से अनुरोध किया है कि नई शिक्षा नीति के मसौदे को पढ़ें, विश्लेषण करें, उस पर चर्चा करें और जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष न निकालें। उपराष्ट्रपति ने विशाखापट्टनम में शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए इंडस्ट्री एकेडमी वार्ता पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। शिक्षा के केंद्रीय विषय बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं, जिन पर सभी हितधारकों का ध्यान होना जरूरी है। इस बात पर विचार करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्कूल बैगों का भार कम करना, खेलों को प्रोत्साहित करना, नैतिक मूल्य, वैज्ञानिकता और तार्किक तासीर विकसित करना, इतिहास और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को छात्रों के मन में बैठाना स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बन जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि नवाचारों के फलने फूलने के लिए उद्योग और शिक्षा के बीच सहजीवी रिश्ता जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने विश्वविद्यालयों में बड़े स्तर पर अनुसंधान की संस्कृति को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। उन्होंने सरकार और कारोबार जगत से अनुरोध किया कि नवीन अनुसंधान को प्रोत्साहित और वित्त पोषित करने के लिए एक विशेष कोष बनाएं। छात्रों को रोजगार योग्य कौशल से युक्त करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार करें। बदलती वैश्विक गतिशीलता और तकनीकी उन्नति हमारी शिक्षा व्यवस्था में प्रतिबिंबित हो, ये सुनिश्चित करें। Secondly, we also used to have a moral science. Now science remains, morals have gone. So we must bring back morals into our education system. That's why this draft also includes that. Social awareness is required. Second, current affairs, what is happening. And then third is scientific attitude. And the fourth one is moral and ethical values. And then rational approach towards each thing, questioning and getting answers. Social and emotive issues, communication, and also, as I told you, digital education, which is important now. And also, they should know about the country. What is India? What is history? What is the contribution made by this great nation to the world civilization? And then, what are the challenges before the nation? These are the things that has to be there, part of the education system, so that the children get educated. Education is for enlightenment. Education is for enhancement.
Education is for empowerment. Education is not only for employment. और सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद अब डॉक्टर हर्षवर्धन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आज से अपना कार्यभार संभाल लिया है। अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक 1,10,000 से ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। 46 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होकर 15 अगस्त को संपन्न होगी। ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत पिछले हफ्ते हुई थी। पंजीकरण पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक और यस बैंक की शाखाओं के जरिए भी हो रहा है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ आज से 4 दिन के आधिकारिक दौरे पर स्वीडन रवाना होंगे। इस दौरे का मकसद इस यूरोपीय देश के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। धनोआ स्वीडिश वायुसेना की विभिन्न परिचालन और प्रशिक्षण इकाइयों का दौरा करेंगे। देश के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत भी करेंगे। धनोआ को पिछले हफ्ते ताकतवर चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। इसके बाद यह एयर चीफ मार्शल का पहला विदेश दौरा है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में सेना, नौसेना और वायुसेना के अध्यक्ष प्रमुख होते हैं। अब अमेरिका आने वाले नागरिकों की बारीकी से जांच की जाएगी। इसके लिए शनिवार को नई नीति अपनाई जा रही है। अमेरिका में विदेशी नागरिकों के प्रवेश की बारीकी से जांच के लिए अपनाई गई नीति के तहत लगभग सभी वीजा आवेदकों को उनके सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में भी जानकारी देनी होगी, ताकि आतंकवादियों और अन्य खतरनाक लोगों को अमेरिका में प्रवेश से रोका जा सके। अस्थायी आगंतुकों समेत सभी वीजा आवेदकों को अन्य जानकारी के साथ साथ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में होने वाले सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में बताना होगा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करने वाले आवेदकों के पास इसमें एक अन्य विकल्प मौजूद होगा, जिससे वो ये बता सकेंगे कि वो इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अगर वीजा आवेदक सोशल मीडिया इस्तेमाल के बारे में झूठ बोलता है तो उसके गंभीर आवर्जन परिणाम भुगतने होंगे। और अब बात क्रिकेट वर्ल्ड कप की। बांग्लादेश की टीम ने आईसीसी विश्व कप 2019 में अपने अभियान का आगाज जीत के साथ किया है। बांग्लादेश ने कल बड़ा उलटफेर करते हुए दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को 21 रनों से मात दे दी। लंदन के द ओवल मैदान में खेले गए इस मैच में बांग्लादेश के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 330 रनों का विशाल स्कोर बनाया और इसके बाद बांग्लादेशी गेंदबाजों ने अफ्रीकी टीम को 50 ओवर में 8 विकेट पर 309 रनों पर रोक दिया। मैच में 75 रन बनाने के अलावा 1 विकेट लेने वाले ऑलराउंडर शाकिब अल हसन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं विश्व कप में आज अहम मुकाबला होगा, जिसमें मेजबान इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होगी और यह मुकाबला आज दोपहर 3 बजे ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम में खेला जाएगा। खिताब की दावेदार मानी जा रही इंग्लैंड सोमवार को क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ जीत की लय बनाए रखने के इरादे से आज मैदान में उतरेगी और पाकिस्तान मैच में जाहिर तौर पर जीत दर्ज करना चाहेगा। आज भारत समेत पूरी दुनिया में वर्ल्ड साइकिल डे मनाया जा रहा है, जिसके तहत इंडिया गेट पर नीति आयोग ने साइकिल कंपनी के साथ मिलकर एक इवेंट का आयोजन किया, जिसमें काफी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस इवेंट में युवाओं ने साइकिल की एक रैली निकालकर लोगों के बीच स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। साइकिल एक सस्ता और सुलभ माध्यम है जो स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए किफायती साबित होता है। और हम रोज़ सैटरडे संडे को साइकिल चलाने आते हैं, क्योंकि जैसे रेगुलर बेसिस पे हम आते हैं तो हमारी बॉडी से फिट रहती है और साइकिल चलाने जैसे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है और ऐसे वेट लूज भी होता रहता है। और जैसे जिम विम का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता क्योंकि स्कूल हैं, तो फिर साइकिल चलाने से हम फिट रहते हैं। तो जस्ट हेल्थ के लिए अच्छी है साइकिलिंग, प्लस देन पॉल्यूशन भी इंक्रीज़ हो रहा है। सो जहाँ तक हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं एनवायरनमेंट को, देन दैट्स गुड। और अब बात मौसम के हाल की। देश के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। राजस्थान के चुरू और श्रीगंगानगर जिलों में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में राज्य के 26 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। 48.9 डिग्री सेल्सियस के साथ चुरू में कल तापमान सबसे ज्यादा गर्म रहा। श्रीगंगानगर में 48.6 डिग्री सेल्सियस पर तापमान जा पहुंचा। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर सहित कई अन्य शहरों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों में गर्मी का प्रकोप जारी है।
मौसम विभाग ने राज्य में 6 तारीख तक लू चलते रहने का पूर्वानुमान भी व्यक्त किया है। जम्मू में तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और आज हल्की बारिश भी जम्मू में हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, दक्षिण उत्तर प्रदेश में तापमान में कमी नहीं आएगी। वहीं राजस्थान, विदर्भ और मध्य प्रदेश में अगले 3 दिनों में गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। साथ ही भीषण गर्मी के चलते मानसून में देरी हुई है और अब मानसून केरल में 7 जून तक पहुंच सकता है। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं देश भर में अलग अलग हिस्सों में मौसम के हाल की जानकारी के साथ। नमस्कार।